प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अध्याय 2 का भाग 2 में भाग 1 में मैंने आपको अध्याय 2 के भाग 1 में मैंने आपको विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा, ही छोटा सा वीडियो था भाग 1, तो उसमें मैंने आपको विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा और सूत्र सहित मात्रक सहित लिखवाई थी। आज भाग 2 में विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये अपन भाग 2 में पढ़ेंगे। अब विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, तो मैंने यहाँ पर परिभाषा नहीं लिखी है, जो पिछले वीडियो में आपको लिखवा रखी है वही परिभाषा यहाँ पर नोट कर लेना है ना। तो विद्युत विभव की परिभाषा आपने याद तो कर ली होगी, क्या थी कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। वो परिभाषा यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, तो ये हेडिंग डाल लो, एक बिंदु आवेश के कारण विभव। तो एक बिंदु आवेश के कारण विभव में मैं एक चित्र बना लेता हूं। मान लेता हूं एक बिंदु O है, उस पर प्लस क्यू आवेश रखा है मैंने। अब O का जो प्लस क्यू आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P मान लेते हैं। फिर इस OP रेखा में ये बिंदु P R दूरी पर स्थित है और बिंदु O से X दूरी पर OP रेखा के अनुदिश एक बिंदु क्या मान लें, A बिंदु मान लें, ये X दूरी पर है A बिंदु। फिर A से वापस विपरीत दिशा में जाते हैं और अल्प दूरी dx ले लेते हैं। इस अल्प दूरी पर एक बिंदु B ले लेते हैं। अब इस A बिंदु पर कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश मान लेंगे अपन Q0। इसी के आधार पर अपन विभव ज्ञात करेंगे। तो विभव का सूत्र क्या था आपको पता है, विभव का सूत्र क्या था, कार्य बटा परीक्षण आवेश। तो मेरे को कार्य की गणना पहले करना पड़ेगी, विभव निकालने के लिए कार्य की गणना पहले करना पड़ेगी। तो कार्य पहले अपन कार्य के लिए सब काम करेंगे, फिर अंत में विभव। तो देख लीजिए, मैंने चित्र बनाया, आपको समझा देता हूं कि माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है। तो ये बिंदु O है, इस पर प्लस क्यू आवेश है। बिंदु O से R दूरी पर उसके विद्युत क्षेत्र में, ये प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में, ये मान लो ये बिंदु O है, जैसे ये बिंदु O है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इसका विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र है पूरा। इस पर एक बिंदु क्या मान लिया मैंने, P मान लिया, ठीक है। इसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P रखा है मैंने, जिस पर विभव की गणना करनी है, विभव ज्ञात करना है, जिस पर विभव ज्ञात करना है, ये विद्युत क्षेत्र में बिंदु है। फिर माना बिंदु O से X दूरी पर OP रेखा के एक बिंदु A पर, अब बिंदु O से X दूरी पर OP रेखा, रेखा कैसे कहते हैं मालूम है, एक बिंदु से अनंत तक जाए उसे रेखा कहते हैं। अब ये रेखा अनंत तक जा रही है, इस रेखा पर एक बिंदु A है जो X दूरी पर है, ठीक है। तो A दूरी पर एक बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश मान लेता हूं, ये X दूरी पर एक बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 मान लेता हूं। तब कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, विद्युत बल F बराबर, तो कूलाम का नियम क्या है कि आवेशों के परिमाणों के गुणनफल तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो कूलाम का नियम, बल बराबर क्या आ जाएगा, ये तो अपना K रहता था, तो ये K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बड़ा K मान लेंगे। और दोनों परीक्षण आवेश कौन से है, Q और Q0, तो Q और Q0, Q1 और Q2 था। कूलाम का नियम क्या था आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और K मानना हो तो पर ये अपना K कौन सा, पराविद्युतांक माध्यम के लिए, और क्या मानते थे अपन, Q1 Q2 बटे R का वर्ग, या R का या X का, यहाँ R की जगह कौन है, X है। तो यहाँ पर मैंने एक Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q0 है और बटे X का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर ये कूलाम के नियम से आ गया, इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। और ये बल कौन सी दिशा में लगेगा, OA दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा, ठीक है। जहां K माध्यम का परावैद्युतांक, ये वाला कैपिटल K है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। अब परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत बल के विपरीत बिंदु A से
बी तक लाने में किया गया कार्य। अब जैसे कि ये जो बल लग रहा है, बल की दिशा इधर है, अब इस बल की दिशा के विपरीत दिशा में ले जाते हैं अपन इस परीक्षण आवेश को। ए से कहां ले जाते हैं, बी पे। तो विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा में लाने में किया गया कार्य, तो एक दूरी कितनी है, इस ए से बी की दूरी dx है, पर ये दूरी विपरीत दिशा में जा रही तो दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य का सूत्र है बल गुणित दूरी। तो अपन को ये छोटे, अपन ये दूरी कितनी है, अल्प दूरी है, तो कार्य भी अल्प काम करना पड़ेगा, छोटा सा कार्य होगा। तो उस अल्प कार्य को मैं dw नाम दे देता हूं, dw नाम दे दिया। बल कौन है, F, दूरी क्या है dx, और dx कौन सा, माइनस का, क्योंकि दूरी विपरीत दिशा में है, दूरी बल की दिशा इधर है और अपन बल की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए ये ऋणात्मक लगेगा। इसके बाद समीकरण 1 से f का मान रख लेते हैं। तो dw बराबर f का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित q0 बटे x का वर्ग, और ये dx लगा देते हैं, और ये जो ऋण है और ऋण को मैं यहाँ लगा देता हूँ, आगे ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। और ये कहाँ से मान रखा मैंने, यहाँ साइड में लिख लो, आप इधर लिख लेना, मैं इधर लिखता हूँ। कहाँ से मान रखा है मैंने, समीकरण 1 से मान रखा है, ठीक है। ये समीकरण 1 से मान रखा है, ये समीकरण 2 नाम दे दिया इसका। अब देखिए, ये मैंने अल्प कार्य ज्ञात कर लिया। परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक लाया हूं, ठीक है। अब परीक्षण आवेश को A से B तक लाया हूं। अब इस परीक्षण आवेश को अनंत से, ये अनंत मान लो, ओपी रेखा कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, तो इस परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेते हैं। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। अतः लिखेंगे अपन, अतः परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य, ये कार्य अनंत से अपन ला रहे हैं, तो ये छोटा काम था, अब ये बड़ा कार्य हो जाएगा। तो ये अनंत से Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या आ जाएगा, W। तो W का सूत्र आ जाएगा। अब अनंत से ला रहे हैं, तो अनंत से ला रहे हैं तो समाकलन करना पड़ेगा, छोटे कार्य कर दो, समाकलन कर दो, तो बड़ा कार्य बन जाएगा। तो लेकिन कार्य कहां से आ रहा, अनंत से आ रहा है, और बिंदु P तक ला रहे हैं। परीक्षण आवेश को Q0 को बिंदु P तक ला रहे हैं, तो बिंदु P की दूरी कितनी है, R है, तो अनंत से कहां तक लाएंगे अपन, R दूरी तक लाएंगे। और छोटा कार्य कौन है, dw, तो इसका समाकलन कर देंगे। अब अगले स्टेप में देखिए, W बराबर अनंत से R और dw का मान समीकरण 2 से रख दो। क्या मान है, माइनस, इसको तुम बड़ा बनाना, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित Q0 बटे x का वर्ग, और ये साथ में कौन, dx। ये मान कहां से रखा मैंने, समीकरण 2 से रखा। इसके बाद W बराबर जो अचर अपना समाकलन dx के मतलब x के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पर केवल x वाली राशि रखना, तो x वाली राशि ये अकेली है, बाकी सबको बाहर कर देते हैं। तो बाहर कर देंगे किसको, ऊपर से कौन बाहर होगा, एक तो ऋण बाहर कर देता हूं, Q और Q0 का गुणा 1 में होगा, तो Q एकम Q0 है ना, ये वही आ जाएगी ऊपर चीज, क्योंकि Q और Q0 का गुणा 1 में होगा, तो Q माइनस का Q0 हो जाएगा, ये Q इंटू Q0, मैं इंटू नहीं बोल पा रहा, Q गुणित Q0 है, बटे
नीचे से बाहर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित अनंत से कहाँ ला रहे अपन r तक, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर से ये सब चला गया तो यहाँ ऊपर 1 बचा, और नीचे से ये चला गया तो क्या बचा x का वर्ग और dx। अब अगले स्टेप में देखिए माइनस के क्यू जीरो बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं समाकलन को। फिर इस घात 2 को मैं ऋणात्मक धनात्मक घात 2 है नीचे, अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूं। तो किसी भी घात का अगर धनात्मक, आपने जब घातांक का नियम पढ़ा था n की घात 2 है जैसे कि, तो इसको मैं जब ऊपर ले जाता हूँ n की घात कितनी हो जाएगी, ऋण 2 हो जाएगी। तो धनात्मक घात जब ऊपर ले जाते हैं तो वो ऋणात्मक हो जाती है, और ऋण वाली घात जब ऊपर ले जाते हैं तो वो धनात्मक हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये धन वाली घात जब मैं ऊपर ले जाता था ये ऋण की घात 2 हो जाएगी, और ये dx, ये x वर्ग को मैं ऊपर ले गया तो ऊपर ले जाऊंगा तो ये घात ऋणात्मक हो जाएगी। अब इसके बाद इसका समाकलन करना आसान है, तो समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन करते हैं, देखिए क्यू जीरो बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित समाकलन करा जाता है तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र मैं साइड में लिख देता हूं आपके लिए। चलो ये समाकलन के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसका समाकलन कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। चूंकि x की घात n dx का सूत्र आता है x की घात, घातांक बढ़ती है समाकलन में, क्या होती है घातांक बढ़ती है, और वही घात बटे में भी आ जाती है। तो ये नियम लगेगा समाकलन का, ये सूत्र लगेगा यहाँ पर कि x की घात n का समाकलन करते हैं तो x की घात n धन 1 हो जाएगी, और बटे में भी वही घात आएगी जो ऊपर है n धन 1। तो अपना पास n का मान कितना है ऋण 2, तो x की घात ऋण 2 धन 1 बटे भी ऋण 2 धन 1। और समाकलन कहां से कहां तक हो रही है, लिमिट है उसकी, लिमिट मतलब समाकलन करना है अनंत से लेकर r तक समाकलन करना है। तो समाकलन करने के बाद ये लिमिट इधर आ जाती है, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं आगे। w बराबर ऋण क्यू जीरो बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित, अब देखिए यहाँ पर ऋण 2 में से धन 1 गया तो ऋण 1 बचेगा, यहाँ पर भी ऋण 1 बचेगा, ये अनंत से r तक, अनंत से r तक। अब देखिए आगे, अब ये ऋण 1 का गुणा इधर कर देता हूं तो ये ऋण ऋण क्या बन जाएगा, ये ऋण और ये ऋण का गुणा हो गया तो ऋण ऋण धन बन जाएगा। तो ये ऋण चिन्ह हटा देते अपन, q और q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित, और ये ऋणात्मक घात को जब देखो धनात्मक घात को ऊपर ले जाता हूं तो ऋणात्मक बन जाती है, और ऋणात्मक घात को जब नीचे ले आऊंगा तो वो घात धनात्मक बन जाएगी। तो ये ऋण एक घात को मैं नीचे ले आता हूं तो ऊपर 1 बचा और नीचे खाली x बचेगा। हाँ चलो डिस्टर्ब ना करें। तो अनंत से r तक, ठीक है। तो देखिए समझ में आया इतना कि ऋण और ऋण धन हो गया, ऋणात्मक ऋण 1 को मैं नीचे ले आया तो वो धन का 1 हो गया, मतलब एक घात यहाँ पर है, एक घात को लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अब इसमें इस लिमिट का मान रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, w बराबर क्यू0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित, पहले r का मान रख देता हूँ, x की जगह पर क्या रख दो r, तो 1 बटा r माइनस, फिर x की जगह पहले इसको रखा जाता है, आपको लिमिट रखना बताया था जैसे 11वें में अपना बताया, f(x) का जब समाकलन करा जाता है ना, ये समाकलन में अनंत से r तक कर रहा हूँ तो या a से b तक कर रहा हूँ, ये सूत्र लगता है a से b तक। तो समाकलन जब हो जाता है तो बड़ा f(x) मान लेते हैं, और समाकलन कहाँ से a से b तक होना है तो f b माइनस f a होता है, पहले ऊपर वाली लिमिट लिख रखी जाती है, माइनस करके नीचे वाली लिमिट रखी जाती है। इस तरह ये सूत्र लगा है अपना। तो देखिए पहले r का x की जगह r रख देते हैं, फिर x की जगह अनंत रख देते हैं, और बीच में क्या लगा देंगे माइनस। अब अगली स्टेप देखिए,
तो अगली स्टेप में देखें, अब थोड़ा सा ही बचा है अपने पास। तो W बराबर अगली स्टेप में 1 बटा अनंत का मान कितना होता है? 0 होता है। तो Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित 1 बटा R, ये कोष्टक में लिखना अभी -0। अब इसका गुणा अंदर कर लेते हैं, तो ये 0 में कहीं करने का -0 जोड़ो कि 0 घटाओ कोई मतलब नहीं होता है। तो देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास? Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित 1 बटा R, ये अपना समीकरण नंबर 3 नाम दे दो इसको। ठीक है, अब ये अपना कार्य हो गया है ना। तो ये कार्य हो गया, तो कार्य के बाद अपना विभव ज्ञात करने का सूत्र क्या था? कार्य बटे आवेश। तो अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर विभव, अब विभव का मान, विभव का सूत्र क्या होता है? V बराबर W बटा Q0। तो V में इसके बाद इधर आ जाना आप, ये इधर, ये तो इसी का सूत्र है। तो V बराबर क्या आ जाएगा? W का मान समीकरण 3 से रख दो। क्या है समीकरण 3 से मान? Q0 बटे, या चाहो तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, जो ये Q0 है चाहो तो इसको ऐसा कर लो कि Q0 बटे में, तो ये Q0 बटे में गुणित क्या? W, तो W बटा Q0 वही है। तो अपन इसको अलग कर लेते हैं, तो 1 बटा Q0 गुणित W का मान ये रख देते हैं, Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित 1 बटा R। अब ये Q0 से Q0 कैंसल, तो अपने पास जो फाइनल सूत्र बचा है, ऊपर 1 बचा है, ये वाला 1, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 ले लो, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित ऊपर बचेगा Q0 तो कट गया, और बटे R। यही अभिष्ट व्यंजक है विभव का, यही अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, चलो इसे समझ, मैंने आपको समझाया है, एक एक स्टेप समझाइए इसको। आपको वीडियो को नहीं समझ में आए तो बार बार रिपीट करिए और देखिए और लिखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, ये ऐसे छोटे मोटे टेस्ट में आते रहते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मान लो त्रैमासिक अर्धवार्षिक होती तब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। अब विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो आपको नॉलेज तो होना चाहिए। विद्युत विभव की परिभाषा वही पूर्ववत लिख लेना, पुरानी जैसे लिखी अपन को। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किए गए कार्य, जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को, उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो उस तरह विद्युत विभव की परिभाषा लिख लेना। फिर विभव को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित मतलब असर डालने वाले, विभव पर क्या असर होता है वो कारक है अपने आवेश की मात्रा, चालक का आकार या क्षेत्रफल, नंबर 3 आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, और नंबर 4 चालक की चारों ओर का माध्यम। अब जैसे कि आवेश की मात्रा, तो जैसे विभव आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश की मात्रा क्या है? Q। अपने सूत्र में क्या है? 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित Q बटा क्या था? R का वर्ग, ओनली R था। तो अब यहाँ देखिए आवेश, अब ये V का सूत्र अपना, तो V का सूत्र है आवेश बढ़ाएंगे तो विभव बढ़ेगा ही। तो आवेश के अनुक्रम, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश देने से उसका विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र बढ़ता है तो उसका विभव भी बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव बढ़ता है। फिर किसी चालक का आकार या क्षेत्रफल, तो आकार या क्षेत्रफल बढ़ाते हैं अपन, तो आकार या क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। जैसे किसी चालक का, कोई चालक है उसका आकार या क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, तो क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या बोले, उसके क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्षेत्रफल के भी अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब विभव क्षेत्रफल के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्षेत्रफल बढ़ता है तो वो विभव भी बढ़ेगा। फिर विभव भी बढ़ता है, जैसे कि अब मैं आपको चित्र से समझा देता हूं इसको, कि
ये बिंदु O है, ये बिंदु P है, मान लो ये चालक है अपना, ये विद्युत क्षेत्र अपना, ठीक है। अब ये दूरी कितनी थी, r दूरी पर है, तो मैं विभव को मैं बिंदु P मान लो यहाँ से लेकर यहाँ पर आ गया, ये बिंदु P यहाँ आ गया, तो ये दूरी बढ़ जाएगी, ये दूरी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की x दूरी है, तो r धन x हो जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा। तो आकार या विद्युत किसी चालक का आकार या क्षेत्रफल बढ़ाने पर विद्युत विभव भी बढ़ता है। अब आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति हो, जैसे कि आवेशित चालक के उसका विभव अपना ये आवेशित चालक ए बिंदु है, इस पर मेरे पास प्लस है, प्लस आवेश वाला ये कोई चालक है, इसके पास में कोई दूसरा चालक ले आता हूँ, ये माइनस वाला, तो ये इसके पास लाता हूँ, समीप लाता हूँ, तो आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर विभव घटता है, क्योंकि ये जितना आवेश रहेगा वो आवेश समाप्त हो जाएगा, तो आवेश समाप्त होने पर क्या होता है, विभव कम होता जाएगा, तो विभव घटेगा। तो किसी चालक के आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर विभव कम होता है। अब चालक के चारों ओर का माध्यम, अभी आपने सूत्र में देखा था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटा R, इस सूत्र में माध्यम कौन है, K। तो माध्यम, अगर माध्यम का मान बढ़ता है, K का मान बढ़ता है तो विभव कम होगा, K का मान बढ़ता, क्योंकि K क्या है, बटे में, K बटे में, तो यहाँ जितनी भी, जैसे मान लो मेरे पास एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, 2/2 कितना होता है, 1 होता है, 2/4 कितना होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब आधा होता है। तो नीचे वाला जब मान, हर वाला मान बढ़ता है तो वो मान कम हो जाएगा, ये पूरा था 1 था और ये आधा हो गया, तो बटे वाला जब मान बढ़ाते हैं, मतलब माध्यम का मान बढ़ेगा, माध्यम नीचे आएगा, ये K का मान बढ़ता है तो विभव अपने आप कम होता जाएगा। चलो ये चालकों को आप डिटेल से आप किताब से नोट कर लेना, इसको विस्तृत रूप में थोड़ा अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा इसको 2-2 लाइन से समझा देना, ये मैंने मेन पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में देखेंगे।